किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जीवांश पदार्थ का संगठन कैसे होता है कि कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर क्या है, कि वो किन किन चीजों को मिलके उनका संगठन होके जीवांश पदार्थ बना होता है। आज और गहराई में जाएंगे। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि वो है क्या, मोटा मोटा उसके बारे में जाना था। अब थोड़ी और गहराई में जाएंगे। देखिए दोस्तों, मृदा जीवांश पदार्थ पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के अवशेषों से बना एक जटिल पदार्थ होता है। जीवांश पदार्थ में 90% से अधिक, मोर देन 90% कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होती है। CHO 90% से ज्यादा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है जीवांश पदार्थ में। इसके अतिरिक्त नत्रजन यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जस्ता, लोहा, मैंगनीज, तांबा इत्यादि तत्व होते हैं जो पौधों की वृद्धि में सहायक हैं। मृदा जीवांश पदार्थ में 2 प्रकार के कंपाउंड्स पाए जाते हैं, 2 प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं। मृदा जीवांश सोइल ऑर्गेनिक मैटर में 2 तरह के कंपाउंड्स कह लो आप, 2 तरीके के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। एक तो होते हैं जो कार्बनिक ऑर्गेनिक और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक। कार्बनिक पदार्थ की अगर हम बात करें तो उसमें भी अब 2 तरह के कार्बनिक पदार्थ हैं, जैसे कि नत्रजन युक्त यौगिक और नत्रजन रहित यौगिक, यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स और जो नो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जिनमें नाइट्रोजन नहीं होता। अगर हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की बात करें तो उसमें हम अब 2 तरह के फिर से आ जाते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स या नत्रजन युक्त यौगिक जो हैं उसमें 2 तरह के आ जाते हैं कंपाउंड्स। एक तो हो गए वाटर सोल्यूबल जल विलय और दूसरे हो गए जल अविलय वाटर इनसोल्यूबल, जो पानी में घुलनशील हैं और जो पानी में नहीं घुलते। पानी में घुलने वाले हैं जैसे नाइट्रेट हो गया, एमोनिकल हो गया, एमोनिकल कंपाउंड्स हो गए, नाइट्रेट कंपाउंड्स हो गए। यूरिया है वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होता है, ठीक है। उसी तरह वाटर सोल्यूबल में हमारे आगे नाइट्रेट कंपाउंड्स, दूसरे आगे एमोनिकल कंपाउंड्स जिसमें NH3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और दूसरा अमाइड हो गए, इसमें भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है। और अमीनो अम्ल हो गए यानी कि अमीनो एसिड्स हो गए, जो कि जिससे आगे चल के कंपाउंड्स या जो प्रोटीन्स बनाता है, अमीनो एसिड्स को मिलके प्रोटीन्स बनते हैं। तो ये वाटर सोल्यूबल कैटेगरी में आ गए। देखिए दोस्तों, ये कोई ज्यादा इसमें आपने पजल नहीं होना है, लेकिन आप सिर्फ सुनने की कोशिश कीजिए, आपको धीरे धीरे अपने आप ही पता लगता चला जाएगा कि ये क्या चीज है। अब अगर हम बात करें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में वाटर सोल्यूबल की, तो बात कर ली हमने, जो जल में घुलनशील है। अगर हम जल में जो नहीं घुलते उनके बारे में बात करें तो वो है पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स बनते हैं जैसे दो या 2 से ज्यादा अमीनो एसिड जब कंबाइन करते हैं या अमीनो अम्ल जब कंबाइन करते हैं तो पेप्टाइड्स बनते हैं। उसी तरह अब ये पेप्टाइड्स कितने तरह के हो सकते हैं, डाई पेप्टाइड हो सकते हैं। अगर 2 अमीनो अम्ल जुड़े हैं तो डाई पेप्टाइड बोल देंगे, अगर 3 जुड़े हैं तो ट्राई पेप्टाइड बोल देंगे। उसी तरह प्रोटीन्स भी वाटर इंसोल्यूबल हैं। प्रोटीन्स जब कई तरह के अमीनो एसिड्स की चेन्स जैसे डाई पेप्टाइड के साथ ट्राई पेप्टाइड चेन जुड़ी हों, उनको फिर बोलेंगे वो प्रोटीन की ज्यादा कॉम्प्लेक्स आ गया, उसमें और चेन्स जुड़ गई है ना, तो उसको बोल देंगे प्रोटीन्स, या हम इसको बोल सकते हैं प्रोटीन्स कोई की पॉलीपेप्टाइड है। तो ये दोस्तों नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में आ गए, और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल आ गए। और जो नाइट्रोजन, अब कार्बनिक कंपाउंड्स जो हमने बात की थी कार्बनिक पदार्थों में, तो कार्बनिक में 2 हुए थे, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स और नॉन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब अगर हम जो नत्रजन रहित यौगिक हैं उनके बारे में बात करें तो उससे पहले हम कार्बनिक पदार्थ देखिए 2 तरह, एक तो कार्बनिक पदार्थ हो गए थे। अब हमने कार्बनिक पदार्थ में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की तो बात कर ली। अब नॉन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की बात करने से पहले हम बात कर लेंगे अकार्बनिक पदार्थ क्या है। जीवांश पदार्थ में 2 तरह के थे ना, कार्बनिक और अकार्बनिक। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हो गए जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, लोहा, मैंगनीज, जस्ता, तांबा आदि, जस्ता यानी कि जिंक। तो ये तो अकार्बनिक पदार्थ हो गए या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। जीवांश पदार्थ में बेसिकली 2 तरह के पदार्थ हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अगर हम बात करें अब जो नाइट्रोजन रहित, नत्रजन रहित यौगिक है या जिनमें नाइट्रोजन, उन कंपाउंड्स की बात करें जिनमें नाइट्रोजन नहीं होता, तो वो 3 तरह के हैं। जैसे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, वो ईथर घुलनशील हो सकते हैं या ईथर सोल्यूबल कह सकते हैं, या लिग्निन हो सकता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करें, आ जाते कार्बोहाइड्रेट्स में बेसिकली शुगर्स आती हैं, शर्करा जिसको हम हिंदी में कहते हैं, या स्टार्च। जब शुगर
कई शुगर की कई यूनिट्स मिल जाती हैं या ग्लूकोज जब कई मिल जाते हैं तो उनको स्टार्च बोला जाता है। स्टार्च का अगर आपको एग्जांपल दूं मैं कि अगर आपने स्टार्च पौधे में एक एनर्जी स्टोरेज की फॉर्म में एनर्जी स्टोरेज है, मतलब प्लांट इसको स्टार्च को तभी बनाता है अपनी एनर्जी को किसी उस टाइम पे यूज करे जब उसको जरूरत है, तो उसको वो ग्लूकोज को क्या करता है कि स्टोर करता है, बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स को कॉम्प्लेक्स यूनिट में बदल देता है जिसको बोलते हैं स्टार्च। ठीक है, एनर्जी को स्टोर रखने में मदद करता है ये स्टार्च। ये स्टार्च ही एनर्जी सोर्स है प्लांट के लिए। जैसे आपको एग्जांपल दूं, जैसे जो पौधा है वो दिन में तो कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हवा से खींचता है या पानी से पानी लेता है जमीन से, उसको मिला के ग्लूकोज बनाता है या शर्करा बनाता है। अब शर्करा ही जब एक्स्ट्रा शर्करा पैदा होने लगती है सारा दिन वो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं क्रिया के द्वारा ग्लूकोज बनाता जाएगा तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स या शर्करा के जो पदार्थ हैं वो जमा होते जाते हैं। तो वो क्या करता है कि इन एक्स्ट्रा को स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है और अपने किसी स्टोरेज ऑर्गन में रख देता है। जैसे कि अगर हम आलू की बात करें तो आलू में जो उसका ट्यूबर होता है उसी को आलू के अंदर जो सफेद हम काटते हैं उसको वो स्टार्च ही होता है। उसी तरह जैसे हम अगर प्रकंद वाली फसलें या जिसमें राइजोम हो, जैसे अरबी है, उसमें जो व्हाइट सा अगर हम काटते हैं जो बीच में से निकलता है वो स्टार्च ही तो है, वो एक एनर्जी सोर्स है उस पौधे के लिए, तो वो स्टार्च है। अब हम देखिए, और इसी तरह जीवांश पदार्थ है, ये पेड़ पौधों की जड़ों पेड़ पौधों के सड़ने से बनता है। अब पेड़ पौधे जब सड़ेंगे तो उसमें भी तो वही कंपोजिशन आएगी ना कि उसमें जो किन किन चीजों से बना है, उसी में कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स में शर्करा आ गई, स्टार्च आ गई, उसी तरह हेमी सेलुलोज है या सेलुलोज है, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स के नीचे ही आ जाते हैं। अब सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज क्या चीज है, अगर आपको मैं ऐसे थोड़ी आपके दिमाग में फोटो आ जाए कि ये क्या चीज है सेलुलोज, देखिए ये भी कई शर्करा को, मतलब शर्करा यूनिट्स को मिला के, शर्करा के पदार्थों को मिला के, ग्लूकोज के पदार्थों को मिला के कई जब मिल जाते हैं तो सेलुलोज बनता है। लेकिन ये अलग तरह का इसका स्ट्रक्चर है या जो इसकी संरचना है थोड़ी अलग होती है, इसलिए इसको सेलुलोज बोलते हैं और इसी को ऐसे ही स्टार्च को बोला जाता है। लेकिन सेलुलोज का जो संरचना है या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वो अलग है। ठीक है, तो इसका सेलुलोज का क्या रोल है पौधे में। जैसे पत्तेदार सब्जियां होती हैं जो जिनमें फाइबर होता है कि बोलते हैं कि फाइबर पत्तेदार सब्जियां खाओ, तो पत्तेदार जो फाइबर है वो सेलुलोज की बोला जाता है। फाइबर, डाइटरी फाइबर जो हमारी डाइट में जो डॉक्टर बोलते हैं कि आप, और एग्जांपल आपको उदाहरण के तौर पे सेलुलोज का दूं, जैसे कपास के रेशियो होते हैं जिसको हम रुई बोलते हैं, रुई में 90% से ज्यादा सेलुलोज होता है, उसमें जो रेशियो होते हैं वो सेलुलोज के ही बने होते हैं। या फिर अगर आपको और गहराई में बात करें तो कोशिका रीतियां या जो सेल वॉल्स होती हैं, कोशिका की जो वॉल होती है, जो प्लांट है वो कई कोशिकाओं से मिलके बना है और हर एक कोशिकाओं की एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री को बनाने में सेलुलोज का बड़ा रोल है। तो इस सेलुलोज के आपको फंक्शन बताने की कोशिश की जा रही है। अब और सेलुलोज जैसे पेपर इंडस्ट्री, जैसे इंडस्ट्रीज में सेलुलोज का पेपर बनता है, पेपर बनाया जाता है सेलुलोज से, तो इसी तरह प्लांट्स के अंदर होता है ना। तो जब प्लांट कोई भी सड़ेगा, जैसे जीवांश पदार्थ कोई भी सड़ेगा तो उसमें से भी तो वही निकलेगा ना, ठीक है ना, ऑर्गेनिक मैटर की कंपोजिशन में ही आएगा ना वो चीज भी, तो वही बात है। अब सेलुलोज है, उसी तरह हेमी सेलुलोज है, ये भी एक ही ऐसी इसी तरह सेलुलोज जैसे इसका फंक्शन है प्लांट की संरचना को सपोर्ट प्रोवाइड करना, है ना। तो उसी तरह अगर हम ईथर घुलनशील, कहने का मतलब है कि ईथर में घुलनशील है, ईथर सोल्यूबल है, इसमें आ जाती है वसा या वसीय यौगिक, यानी कि जो फैट्स हैं या फैट कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं वो ईथर घुलनशील में आ जाते हैं। अब ये वसा या वसीय यौगिक क्या चीज है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैट या वसा या चर्बी बोलो आप। ये जैसे प्लांट्स में कहाँ पे होते हैं, जैसे पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, जो प्लांट्स के फूल के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो पराग अगर आपने सुना हो पोलन ग्रेन्स, परागण, उसमें जो पराग बना होता है वो फैट होता है उसके अंदर। और जैसे सीड्स होते हैं कई, जैसे सनफ्लावर सीड है या सूरजमुखी का बीज है या फिर मस्टर्ड का बीज है, सरसों का बीज है, उसका जो तेल निकलता है वो तेल वो फैट ही तो है, वसा ही तो है वो, उसके बारे में बात की जा रही है, वो भी जीवांश पदार्थ में होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें लिग्निन की, अब ये लिग्निन क्या चीज है, लिग्निन भी संरचनात्मक सामग्री है या स्ट्रक्चरल मटेरियल है पौधे के लिए। जैसे अगर आपको दूं मैं एग्जांपल दूं उदाहरण के तौर पे,
अगर आपने बार्क देखी हो, शाल देखी हो पौधे की, तो वो लिग्निन से बनी होती है। या अगर लकड़ी है कोई, वो इतनी मजबूत क्यों होती है? क्योंकि वो लिग्निन उसमें लिग्निन एक पदार्थ होता है जो उसको मजबूत प्रोवाइड करता है या मजबूती प्रदान करता है। उसी तरह इसके और भी फंक्शन है लिग्निन के प्लांट्स के अंदर, जैसे लोजिंग रेजिस्टेंस, या जैसे तने को मजबूत करता है जिससे कि पौधा गिरता नहीं है आसानी से, चाहे कितनी भी हवा चले तना मजबूत रहता है। या बीमारियों से लड़ने की उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है लिग्निन के कारण। और उसकी जैसे जो वातावरण में जैसे अगर सूखा पड़ता है तो उसको टॉलरेट करने की, उसको सहन करने की भी क्षमता बढ़ती है। अगर लिग्निन प्रॉपर अमाउंट में है पौधे में या मिट्टी में, या लिग्निन पौधा अच्छी तरह से बना पा रहा है लिग्निन, या आप उसको लिग्निन प्रोवाइड कर रहे हैं या इस तरह से, तो लिग्निन का भी एक रोल है पौधे में। और पौधा इससे बना होता है। और जब ये पौधा जीवांश पदार्थ के रूप में मिट्टी में जाएगा तो ऑब्वियसली ये तो साधारण सी बात है कि उसमें वो ऐसे तत्व रिलीज करेगा, लिग्निन रिलीज करेगा, सेलुलोज होगा, उसमें स्टार्च होगा, है ना, फैट होगी, वसा होगी। तो ये इन सारी चीजों से ही पदार्थ है, जीवांश पदार्थ है या सोइल ऑर्गेनिक मैटर वो बना होता है। बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि जो जीवांश पदार्थ का संगठन है वो होता है, उसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, यानी कि जो एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जिससे पौधे की एनर्जी का गुजारा होता है। जैसे स्टार्च है 1 से लेकर 5% तक इसमें स्टार्च होता है। और सेलुलोज हो सकता है 10 से 28%, जो कि उसकी संरचनात्मक पौधे की संरचना को बिल्ड करने में, उसको बनाने में मदद करता है। 10 से 28% है। हेमी सेलुलोज है वो 20 से 50% तक हो सकता है। अगर हम वसा की बात करें या फैटी कंटेनिंग कंपाउंड जो फैट को कंटेन करते हैं वो 1 से 8% हो सकते हैं। उसी तरह लिग्निन है वो 10 से 30% हो सकते हैं जीवांश पदार्थ में। और प्रोटीन जो कि एक जीव द्रव्य है, प्रोटीन देखिए जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना कोशिका का, उसको जीव द्रव्य को बनाने में हर एक कोशिका के अंदर एक जीव द्रव्य होता है। प्लांट की कोशिका के या पौधे की कोशिकाएं को मिलके जो पौधा बना होता है, और हर एक कोशिका के अंदर प्रोटोप्लाज्म करके, या हिंदी में कह लें आप जीव द्रव्य होता है जो प्रोटीन से ही बना होता है। और जो प्रोटीन्स है इनका बहुत ही ज्यादा महत्व है। प्लांट के जो भी जैविक क्रियाएं हैं, जो भी उसको करना है, उसके फंक्शंस है, मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए उसको प्रोटीन्स की जरूरत है, उनको ट्रांसपोर्टेशन में प्रोटीन्स की जरूरत है, उसके जेनेटिक मटेरियल को डेवलप करने में प्रोटीन्स की जरूरत है। तो प्रोटीन्स एंजाइम्स को डेवलप करने में या एंजाइम्स का बड़ा रोल है। एंजाइम्स प्रोटीन से ही बनते हैं। और प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारी पृथ्वी पर, फोटोसिंथेसिस को बोलते हैं, जिससे हमारा ग्लूकोज बनता है। पौधा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को लेके सूर्य की प्रेजेंस में उसको शर्करा में कन्वर्ट कर देता है। तो उसको होने में भी प्रोटीन्स का बहुत अहम रोल है। तो दोस्तों इन सारी चीजों को पढ़ने का मकसद किसान भाइयों और बहनों एक ही है कि हमें अगर सोइल ऑर्गेनिक मैटर को ऐसा क्यों बोलते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोइल की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए या पौधे की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अगर जो पौधे को देखिए जो पौधे को चाहिए अगर वो मिट्टी में है तो पौधा अपने आप ही स्वस्थ होगा। तो अगर पौधा स्वस्थ है तो उसमें फल भी अच्छे लगेंगे, और फल जो अगर कोई भी इंसान या जानवर कोई भी खाएगा वो भी स्वस्थ होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि आप समझ जाएं कि पौधा किससे बना होता है और पौधे को किस चीजों की जरूरत होती है, और वो जरूरतें जीवांश पदार्थ से कैसे पूरी की जा सकती हैं। वो यही हमारा आज की वीडियो का एक निष्कर्ष हम कह सकते हैं, समरी कह सकते हैं। जो इसका संगठन, जीवांश पदार्थ के संगठन को बारे में जानने का एक निष्कर्ष यही निकलता है कि हमें ये पता चलता है कि प्लांट्स को वैसी ही चीजें चाहिए जैसे एक ह्यूमन बॉडी को चाहिए या इंसान को चाहिए, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हों या फैट्स हों या लिग्निन है या प्रोटीन है। लिग्निन तो चलो हमारी नहीं होता हमारी बॉडी में, लेकिन प्रोटीन्स है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट्स, ये तो हमारी बॉडी के लिए भी चाहिए, उसी तरह प्लांट्स के लिए भी चाहिए। ठीक है, तो इनको पूरा करने में सोइल जीवांश पदार्थ कैसे मदद करता है या उसकी संगठन क्या है, इसके बारे में आज हमने जाना। तो दोस्तों आगे हम और बात इसके बारे में और गहराई में बात करते जाएंगे, आगे और क्लियर होता जाएगा हमें। तो अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। I'm standing on the edge of a cliff, realize there must be more to life than this, reaching for the stars, traveling so far like a dragonfly, just grab my hand from him